तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग घर्षण चैप्टर या फ्रिक्शन चैप्टर के आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। ये फ्रिक्शन या घर्षण चैप्टर के प्रश्न प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पीएटी में पिछले वर्षों में जो जो आए हैं वो हैं। तो आइए हम इनको एक एक करके देखते हैं। साथ में आपको भी ये भी मैं बताऊंगा कि किस प्रकार व्यापम कुछ गलतियां छोड़ देता है, प्रश्नों में कुछ मिस्टेक करता है और फिर उसके कारण हमको तकलीफ होती है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। जब एक वस्तु को बंद पथ पर चलाया जाता है तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हैं। मान लो एक वस्तु इस प्रकार बंद पथ पर चल रही है ना। हमारे लिए समझना बहुत आसान है, प्रश्न भी बहुत आसान है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वस्तु है एक्स वाई जेड, और ये वस्तु जो है ये बंद पथ पर चल रही है। इसका मतलब बंद पथ पर चल रही का मतलब क्या है कि वह गोल घूमते हुए वापस अपने रास्ते पर आ रही है। इसको हम लोग बोलते बंद पथ पर चल रही। तो वस्तु एक्स गति करते हुए स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से गति करते हुए यहाँ गई, फिर गति करते हुए यहाँ गई और वापस यहाँ आ गई। बंद पथ पर चल रही है। बंद पथ पर चल रही है तो जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, कार्य का सूत्र होता है, हमको कार्य पूछा है, कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। दिए गए प्रश्न में विस्थापन 0 हो रहा है क्योंकि वस्तु विस्थापन होता है अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी। अंतिम बिंदु यही है, प्रारंभिक बिंदु भी यही है, तो वस्तु का विस्थापन तो बेटा 0 है। चाहे बल कितना भी लगा लो, बल की जगह में एफ एल लिख देता हूँ, पर विस्थापन की जगह मुझे 0 लिखना पड़ेगा। और अगर मैं 0 से गुणा करूँगा तो किया गया कार्य 0 आएगा। इसलिए ऐसा केस जिसमें वस्तु को बंद पथ पे चलाया जाता है, किया गया कार्य हमेशा 0 आएगा। चाहे वो कोई सा भी बल लग रहा हो, कार्य 0 ही आएगा। ठीक है, आइए इसके आगे चलते हैं नंबर 2 क्वेश्चन पर। नंबर 2 क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। एक वस्तु को किसी रूखे रूखे मतलब खुरदुरे सतह पर क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण निर्मित करता है। यदि घर्षण गुणांक का मान 0.26 हो तो वस्तु का त्वरण होगा। सीधी सीधी बात है कि ये क्षैतिज तल है और ये वस्तु को अपन ऊपर ले गए और वस्तु उस नत तल पर रखी हुई है। और अगर हम वस्तु को नीचे सरका रहे हैं तो नीचे की तरफ वस्तु ए त्वरण से आएगी। अगर वस्तु नीचे की तरफ ए त्वरण से आती है तो हमारा सूत्र होता है, सूत्र याद होना चाहिए, ए बराबर जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ये हमने पढ़ा है जब हमने थ्योरी पढ़ी थी बेटा। जी का मान अगर आप चाहें तो बिल्कुल एग्जैक्ट लें, 9.8। साइन 30 डिग्री का एंगल दिया इसलिए साइन 30 डिग्री। म्यू के घर्षण गुणांक है जिसका कि मान 0.26 दिया हुआ है, ये रहा। और कॉस 30 डिग्री, बस वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा फटाफट। 9.8 साइन 30 का मान 1/2 माइनस 0.26 कॉस 30 का मान √3/2। 1/2 बाहर लेने पर 9.8 गुणा 1/2, यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ बचा 1 माइनस 0.26 गुणा √3, ये 2 भी बाहर आ गया। अब 2 से 9.8 में भाग लगाया, 4.9 आया। 4.9 इसमें 1 माइनस 0.26 गुणा √3 की वैल्यू 1.732। अब अगर आप इन दोनों को हल करते हैं, वैसे तो हल करना बड़ा कठिन है, सिंपल मैथमेटिक्स नहीं है। 1 माइनस 0.26 को मैं 1/4 ले लेता हूँ, लगभग में गुणा 1.732 करते हैं। अब शायद काम आसान हो जाए। सर आपने ये कैसे किया? क्योंकि 0.25 का गणित में मतलब होता है 1/4, तो 0.26 की जगह मैंने 1/4 ले लिया।
4 से इसको हल करा, भाग लगाया, 4 चौक 16 दशमलव 4, फिर हासिल का आया 4 तिरी 12, 4 तिरी 12, 4.9 गुणा, अब एक में से घटाओ तो आएगा 7, फिर आएगा 6, फिर आएगा 5, 0.567। अब गुणा करोगे तो 4.9 में 0.5 मतलब 4.9 में 0.5 का गुणा करेंगे तो 5 का आधा 2.5 के आसपास होता है। लगभग आपका आंसर 2.78 के आसपास आएगा। अगला आपका प्रश्न स्क्रीन पर है। यदि दिए गए दो पृष्ठों के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.1 है तो घर्षण का कोण ज्ञात कीजिए। म्यू दिया है 1 और आपको ज्ञात करना है लेमड़ा। अगर आपने थ्योरी ठीक से पढ़ी है तो दोनों में फार्मूला था म्यू बराबर 10 लेमड़ा। म्यू का मान 1 दिया हुआ है। 10 की सीरीज में जाओगे एक मान आता है 10 45 की का, इसलिए एक की जगह मैंने 10 45 लिख दिया है। दोनों पक्षों में तुलना करोगे तो लेमड़ा बराबर 45 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। जब हम एक क्षैतिज सतह पर रखे एक बक्से को खींचते हैं तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। बहुत ही जोरदार प्रश्न है। अच्छी अच्छी बुक्स में इसका वर्णन किया हुआ है और बहुत सोच समझ के दिया गया प्रश्न है। आप समझो, लोग समझते हैं कि पीएटी कोई बहुत लो ग्रेड की एग्ज़ाम है, बिल्कुल बहुत सरल कोर्स है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पीएटी में हाई फाई क्वेश्चन पूछता है। तो इस बक्से पर मैं एक बल लगाकर इसको खींच रहा हूँ। तो मेरे द्वारा लगाया गया बल, ध्यान से समझें, लगाया गया बल, लगाया गया बल किधर लग रहा है? आगे की तरफ। और अगर हम बात करें घर्षण की तो इस स्थिति में घर्षण बल लगेगा पीछे की तरफ। लगाया गया बल लग रहा है आगे की तरफ, घर्षण बल लगेगा पीछे की तरफ। वस्तु चलकर थोड़ी देर बाद यहाँ से यहाँ चली जाएगी। मान लो अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद यहाँ चली गई। मान लो कितनी दूर चली? जितनी भी दूर चली 5 मीटर चली। तो विस्थापन इधर हो रहा है लेकिन घर्षण बल इधर लग रहा है। और अच्छे से कहूं तो बल और विस्थापन विपरीत दिशा में लग रहे हैं। घर्षण बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है। तो हमारा किए गए कार्य का सूत्र होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा। ये ओरिजिनल फिजिक्स में एफ डॉट डी एस बोलते हैं उसको। वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस, या एस बोल दो आप तो, एफ डॉट एस। और फिर उसको अपन हल करते हैं, डॉट प्रोडक्ट हल करने पर कॉस थीटा आता है। एफ कौन है? घर्षण बल, वो कितना भी हो मैं उसकी जगह एफ एल लिख देता हूँ। एस इधर लग रहा है मतलब विस्थापन आगे की ओर है, घर्षण बल पीछे की ओर है। दोनों के बीच का अगर आप कोण ढूंढने जाओगे, अगर आप में बुद्धि है तो दोनों के बीच का कोण है 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू बेटा माइनस में आती है, -1। तो एफ एल गुणा एस गुणा -1, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य माइनस एफ एल गुणा एस, मतलब किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फिजिक्स की प्रसिद्ध किताबों में दिया गया प्रश्न है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों, क्षैतिज सड़क पर कम से कम दूरी में एक कार को रोकने के लिए। देखो, अगर कम से कम दूरी में हम कार को रोकना चाहते हैं, कम से कम दूरी में, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है?
कम से कम दूरी में कार रोकना है, तो एक सिंपल सा मतलब है उसका कि कस के ब्रेक लगा दो तो कम से कम दूरी में कार रुक जाएगी। सड़क से बचने के लिए कस कर ब्रेक लगा दो। पर अगर आपने कस कर ब्रेक लगाया तो हो सकता है कार थोड़ा पहिया तो घूमना बंद हो जाएगा, लेकिन कार सरकती रहेगी। कार सरकेगी लेकिन थोड़ी दूर चल के रुक जाएगी। पर अगर आपने जैसा यहाँ दिया है, इंजन को बंद कर दो, ब्रेक न लगाओ, हो ही नहीं सकता, एक्सीडेंट हो जाएगा। ब्रेक को लगाएं और छोड़ दें, संभव ही नहीं है भाई। ब्रेक को लगाओगे फिर छोड़ दोगे, लगाओगे फिर छोड़ोगे, तो कार तो चल ही रही है। तो इसलिए ज़्यादा उचित तरीका है कि अगर हम कस कर ब्रेक लगाएं तो कार जल्दी स्टॉप हो जाएगी। 20 किलोग्राम द्रव्यमान के भारी बक्से को क्षैतिज सतह पर क्षैतिज बल लगाकर खींचा जाता है। बक्से और क्षैतिज सतह के बीच गतिज घर्षण गुणांक का मान 0.25 है। तो बक्से पर क्षैतिज सतह द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को ज्ञात करें। चलो भाई, फिर वही बात, क्षैतिज सतह पे एक बक्सा है और उस बक्से को बल लगा के खींचना है। बल लगाकर खींचा जा रहा है। बक्से का द्रव्यमान भी दिया है 20 किलोग्राम, घर्षण गुणांक का मान भी दिया है 0.25 और जी का मान भी दिया है 9.8। तो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है कि जब जब वो इतना बल लगाए कि वस्तु गति करने को तैयार हो जाए तो विपरीत दिशा में जो लगता है उसे हम कहते हैं सीमांत घर्षण बल। मैं फिर वही बात आपको थ्योरी के बाद यहाँ डबल पढ़ा रहा हूँ कि इतना बल लगाया कि वस्तु गति करने को तैयार हो गई। गति करने को तैयार हो गई का अर्थ है सीमांत संतुलन में आ गई। और अगर वस्तु सीमांत संतुलन में आ जाए तब याद रखना कि लगाया गया बल और सीमांत घर्षण बल दोनों बराबर हो जाते हैं। लगाया गया बल और सीमांत घर्षण बल दोनों बराबर हो जाते हैं। सीमांत घर्षण बल का सूत्र पढ़ाया मैंने आपको कई बार, म्यूएस एम जी। म्यूएस का मान है 0.25, एम का मान दिया है 20, जी का मान लेना है 9.8। चलिए दशमलव हटाते हैं, 2 अंक हैं, दशमलव हटाने पर 100 आएगा। 25 से 100 कटेगा 4 बार। इसी प्रकार अगर हम इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं तो कैसे हल करोगे? 4 से 20 कटेगा 5 बार, 8 5 40 का शून्य हासिल आया, 4 9 5 45 और 4 49, 49 न्यूटन हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये आपका घर्षण का अगला प्रश्न हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बर्फ पर चलते हुए, इंग्लिश में भी दिख रहा है, while walking on the ice one should take small steps to avoid slipping because smaller step ensures। बर्फ पर चलते हुए किसी व्यक्ति को फिसलने से बचाने के लिए छोटे कदम रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है बेटा, पानी गिरा हुआ है, तेल बिखरा हुआ है, अपन चलते टाइम छोटे छोटे कदम चलते हैं, न कि हम बड़ा कदम चलते हैं। क्योंकि बड़ा कदम लगाने पर हमारा पैर जो है उसको अभिलंब प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं होता है। हमने पैर द्वारा जमीन को धकेला पीछे, घर्षण लगेगा आगे, लेकिन ऊपर की ओर जो बल लगता है उसको बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर। आर ज्यादा मिलेगा तब हम जमीन पर अच्छे से चलेंगे। तो यहाँ लिखा भी है लार्जर नॉर्मल फोर्स, ये पहला वाला। बड़ा सामान्य बल, सामान्य मतलब नहीं है, अभिलंब है वो, नॉर्मल का मतलब अभिलंब। देखो मैंने बोला व्यापम गलती करता है, तो बड़ा अभिलंब प्रतिक्रिया बल प्राप्त करने के लिए, अगर बड़ा अभिलंब प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं हुआ आपको ऊपर जाने के लिए, मेरी गति को देखो जैसा मैं कर रहा हूँ,
आगे जाने के लिए आर चाहिए, आर। तो आर ज़्यादा कब मिलेगा? जब हम छोटा स्टेप लेंगे। छोटा स्टेप लेंगे आर ज़्यादा मिलेगा, तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसलिए कदम छोटा लेना है। आप खुद चल के देखना, आप जब बड़ा कदम चलेंगे आपको आर प्राप्त नहीं होगा। ठीक, तो इसलिए इसका आंसर सातवें का जो ए वाला है वो ज़्यादा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, साइकिल में उपयोग की जाने वाली गोली बॉल बेरिंग के पीछे क्या सिद्धांत है? मैंने आपको बॉल बेरिंग बताया था कल परसों के लेक्चर में, जब हमने घर्षण चैप्टर पढ़ा था तो हमने बॉल बेरिंग पढ़ा था। ऐसा साइकिल में बेरिंग लगाते हैं, गर्मी की छुट्टियों में अपन 3 बेरिंग की साइकिल बनाते हैं, एक दोस्त बैठता है ने एक धक्का मारता है, 3 बेरिंग लगते हैं ऐसे। यहाँ बैठने की पट्टियाँ लगाते हैं, पहले बहुत बनाते थे हम लोग। तो ये बेरिंग क्या करता है? सर्पी घर्षण को गतिज घर्षण, सर्पी घर्षण को स्थैतिक घर्षण से अधिक होता है, स्नेहक घर्षण को कम कर देता है, गतिज घर्षण स्थितिज घर्षण से अधिक होता है, बेलन घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। ये करेक्ट है कि उन्हें हमने पढ़ा है सर्पी घर्षण बड़ा होता है लोठन घर्षण से, लोठन घर्षण से बड़ा होता है। लोठन को ही बेलन भी कहते हैं। तो छोटा कौन होता है? लोठन घर्षण। तो बेलन घर्षण छोटा होता है, इसलिए हमारा आंसर है सी। आनत पर स्थित एक बॉक्स अधिक अभी अभी सर्पण आरंभ करता। आनत मतलब फिर वही बात, नत तल का क्वेश्चन बेटा देख लो, एक और बार आ गया, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया। नत तल पर एक बॉक्स रखा है और वो बॉक्स नीचे की ओर सरक रहा है, और हमने थ्योरी में पढ़ा कि जब वो नीचे सरकता है तो हम लोग क्या फार्मूला लगाते हैं? ए बराबर जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। अब ए आपको दिया नहीं है, कोई बात नहीं। आपको तो क्या पूछा? घर्षण गुणांक दिया है और कोण पूछा है, तो फिर इस फार्मूले का मतलब ही नहीं है घर्षण गुणांक घर्षण कोण। डायरेक्ट आपको क्या दिया है? म्यू बराबर √3 और आपको पूछ रहा है लेमड़ा, तो म्यू इक्वल्स टू 10 लेमड़ा। म्यू है √3 इक्वल्स टू 10 लेमड़ा। √3 कब आता है? 10 की सीरीज में 10 60 डिग्री इक्वल्स टू 10 लेमड़ा। 10 से 10 बराबर हो गया तो लेमड़ा किसके बराबर हो गया? 60 डिग्री के। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। देखो इसका भी आंसर शायद आपकी आंसर शीट में आप देख रहे हो तो कुछ और लगा हो सकता है। 30 डिग्री लगा है, संभव ही नहीं है 60 डिग्री आएगा बेटा, सुधार लेना। एक खिलौना कार 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान की है, उसका संवेग संवेग P बराबर mv बराबर 20 दिया है, घर्षण गुणांक दिया है म्यू बराबर 0.2 और विश्राम में आने से पहले तय की गई दूरी। तो कार को विश्राम में आने के पहले कितनी दूरी तय करना पड़ेगी? तो सबसे सिंपल तरीके से अपन चलते हैं। यहाँ वेग भी दिया है, तय की गई दूरी पूछी है,
तो मैं थोड़ा सैद्धांतिक रूप से आपको बातों को समझाना चाहूँगा। गतिज ऊर्जा, कार की गति के दौरान खर्च होने वाली ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य। तो बेटा गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, बहुत लंबी चौड़ी रामायण है यहाँ पर फार्मूले की, इसलिए मैं गतिज ऊर्जा का डायरेक्ट वही फार्मूला लगा देता हूँ जो आपके काम का है, P²/2m। ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य F k गुणा S, बल घर्षण बल गुणा विस्थापन। संवेग P का मान आपको दिया है 20, 20 का स्क्वायर कर रहा हूँ, 2 गुणा m, m द्रव्यमान आपको दिया है 2, बराबर एफ के को तोड़ के लिखना पड़ेगा म्यू के एम जी गुणा एस। आपको तय की गई दूरी मतलब एस ज्ञात करना है। चलो 20 का स्क्वायर करो, 20 का वर्ग करने पर 400 आएगा, 400/4 बराबर म्यू के का मान आपको दिख रहा है, अपन ने पहले ही लिखा हुआ है 0.2, एम का मान दिया हुआ है 2, जी का मान दिया हुआ है 10 ले लो, गुणा एस अपने को ज्ञात करना है। चलो भाई दशमलव हटाया, नीचे क्या आया 10, 10 से 10 कैंसिल, 4 से 1 कटा 100 बार, इधर बच रहा है 100, इधर बच रहा है 4s, 100/4 करते हैं बराबर s आता है, 4 से भाग लगाएंगे 25 आ जाएगा, 25 मीटर। कार 25 मीटर चल के रुक जाएगी। चार न्यूटन का सर्पी घर्षण बल एक जमी हुई झोल पर सीधी रेखा में एक समान चाल से, झोल नहीं है झील है, झील जमी हुई झील है, ये झील में पानी जम गया है और इस झील पर आगे सरकने के लिए पानी जमा हुआ है, जमे हुए पानी पर आगे सरकने के लिए सर्पी घर्षण बल चाहिए। 8 किलोग्राम की स्टील का खिलौना है, गतिज घर्षण गुणांक क्या होगा? तो सीधी सीधी बात है कि इस पर कितना न्यूटन बल लगाया, 4 न्यूटन, और मैंने आपको बताया था कि सीमांत संतुलन में लगाया गया बल घर्षण बल के बराबर हो जाता है। तो ये गतिज घर्षण बल एफ के 4 न्यूटन के बल से आगे सरक रही है, तो लगाया गया बल F बराबर एफ के लिख देता हूँ, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था फिर पढ़ा रहा हूँ। 4 एफ के का फार्मूला आ जाएगा जैसा हम लोग जानते हैं, म्यू के एम जी, 4 बराबर म्यू के, एम का मान आपको क्वेश्चन में दिया है 8 किलोग्राम, जी का मान है 10। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 4/80, 8 और गुणा म्यू के, फिर 2 से 2 बार, 2 से 40 बार, फिर 2 से 20 बार, तो 1/20 बराबर म्यू के। तो म्यू के का मान 20 को भाग लगाएंगे 0.05 आ जाएगा, 0.05। अब ये जो है ये तो गतिज घर्षण गुणांक का मान है। तो गतिज घर्षण गुणांक का मान वास्तव में इससे ज़्यादा आएगा या इससे कम आएगा, तो 0.05 आ जाएगा।
अगला पॉइंट है हमारा गलत कथन चुनिए। गलत कथन चुनिए। घर्षण बल का परिमाण सामान्य प्रतिक्रिया, भैया अभिलंब प्रतिक्रिया लिखना चाहिए। फिर देखो व्यापम भयंकर गलती करता है। अविलंब प्रतिक्रिया, तो हमने घर्षण के नियमों में पढ़ा है कि सीमांत घर्षण बल, सीमांत संतुलन की अवस्था में घर्षण बल का परिमाण अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यही कथन गलत है, क्योंकि अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होना चाहिए और ये क्या बोल रहा है, व्युत्क्रमानुपाती। हमको गलत कथन चुनना, यही गलत कथन मिल गया अपने को पहला ही। घर्षण बल संपर्क सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है, सत्य है। फिर अगला, घर्षण बल उस दिशा में कार्य करता है जो वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है, सत्य है, कई बार पढ़ाया। सीमांत घर्षण बल संपर्क सतह के स्पर्शीय कार्य करता है, बिल्कुल कार्य करता है, सत्य है। कि ये वस्तु है, ये सतह है, तो स्पर्श में कार्य करता है ये एफएल, जहाँ दोनों सतहें एक दूसरे के स्पर्श में। तो इसलिए हमारा पहला ही कथन गलत है, जो कि इन दोनों को क्या बोल रहा है, व्युत्क्रमानुपाती, जबकि वास्तव में दोनों समानुपाती होते हैं। 500 किलोग्राम द्रव्यमान के खंड पर 490 न्यूटन का बल लगाकर क्षैतिज में खिसकने दिया गया तो घर्षण गुणांक होगा। बहुत बढ़िया। फिर वही केस आ गया भैया, ये केस न जाने कितनी बार आएगा। और लगाया गया बल F कितना दे रहा है, 490 न्यूटन, और बल लगाते ही वस्तु सीमांत संतुलन में आ जाती है। और अगर वस्तु सीमांत संतुलन में आ जाती है तो अभी अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि लगाया गया बल सीमांत घर्षण बल के बराबर होता है। तो Fl बराबर F या F बराबर Fl। F कितना दिया, 490 न्यूटन दिया। Fl का सूत्र है सिंपल म्यूएस mg। 490 बराबर म्यूएस अपने को ज्ञात करना है, m उसने दिया है 500 और g का मान होता है 9.8। उसको इधर लाओ, तिर्यक गुणा करके 490 बटे 500 गुणा 9.8 बराबर म्यूएस। ठीक है, इसका दशमलव हटा दो, काम फटाफट हो जाएगा। जीरो आ गया, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, 49 से 98 कट गया दो बार, 1/10 आ गया। 1 में 10 का भाग लगाने पर 0.1 आ जाता है, आप सब जानते हैं। अगला प्रश्न, एक माली के लिए घास काटने वाली मशीन को, अभी थोड़ी देर पहले बताया, घास काटने वाली मशीन को चलाने का सबसे आसान तरीका है। तो अभी अभी मैंने लेक्चर लिया था बच्चों, उसमें बताया था, जब घास काटने वाली मशीन को धकेलते हैं, है ना, धकेलना, ये धकेला, F बल लगाया, तो ये बल लगता है mg। ये तो है भैया F, ये तो इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है R। ठीक है, इन दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी थीटा है। उस स्थिति में यहाँ दो घटक आएंगे, F का एक घटक आएगा नीचे की ओर F cos थीटा, F का एक घटक इधर आएगा F sin थीटा। तो आप देख पा रहे हैं
नीचे की तरफ वाला बल ज़्यादा लग रहा है। ये दोनों बल मिलकर के वस्तु को गति से रोक रहे हैं। ये दोनों बल रोलर को चिपका रहे हैं, इसलिए धकेलना जो है वो कठिन है। कौन सा बल हमारा विरोध कर रहा है तो मैं बताऊंगा, आगे भी हल करूंगा कि एफ कॉस थीटा जो कि नीचे लग रहा है वो आपके काम को कठिन बना रहा है। अब देखो, अगर हम इसी प्रकार इसको ऊपर खींचते हैं, फिजिक्स में तो बेटा जिसने कंसेप्ट पढ़ा है वही हल कर सकता है। हम इधर बल लगा के ऊपर खींचते हैं तो सिंपल सी बात है, एक बल नीचे लगता है अभी पढ़ाया mg, एक बल ऊपर लगता है r, ये झुकाव कोण है थीटा, इसका एक घटक आएगा इधर। अब आप देखेंगे कि अगर ये f है तो ये होगा f साइन थीटा, और ये झुकाव कोण की तरफ लगने वाला f कॉस थीटा। देखिए, वही f कॉस थीटा पहले आपके काम का विरोध करता था, वही f कॉस थीटा ऊपर लग रहा है और आपके काम को आसान बना रहा है। तो धकेलने की जगह खींचना आसान है। तो किसी भी मशीन को, घास काटने की मशीन को, रोड रोलर को, ऐसा अलग अलग भाषाएं आती है। तो रोड रोलर हो, घास काटने की मशीन हो, खींचना आसान है, धकेलना कठिन है। इसके हिसाब से सामान्य प्रभाव, फिर देखो यहाँ अंग्रेजी की मिस्टेक, ये सामान्य प्रभाव नहीं है, ये है अभिलंब प्रतिक्रिया। अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया, फिर व्यापम ने मिस्टेक करी, देख लो। अभिलंब प्रतिक्रिया मतलब आर, तो उसे धकेलने से नहीं, उसे खींचने से, धकेलने वाले दोनों गलत हो जाएंगे। धकेलना कठिन है, खींचने से सामान्य प्रभाव घास काटने वाली मशीन के वास्तविक वजन से कम होगा। वास्तविक वजन कितना है mg, तो r कितना आया mg प्लस एफ कॉस थीटा, यहाँ आया r mg माइनस एफ कॉस थीटा, वास्तविक वजन से कम होता है। इसलिए सी उत्तर मुझे लगता है ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि वास्तविक भार mg है, यहाँ आ रहा है r कितना आ रहा है mg और एफ कॉस थीटा दोनों मिलाकर, तो r बराबर mg प्लस एफ कॉस थीटा, और mg कौन है, भार, और यहाँ भार में हम कुछ न कुछ जोड़ रहे हैं, मतलब भार से ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ पर खींचने वाले केस में r प्लस एफ कॉस थीटा बराबर mg, तो r कितना आ रहा है mg माइनस एफ कॉस थीटा, ये उधर चला गया। तो भार जो भी है उसमें से हम कुछ न कुछ घटा रहे हैं, मतलब mg से कम आएगा, mg से भी कम आएगा। घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बेटा ध्यान रखें, नहीं है वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं आजकल पीएटी में। नहीं है, सीमांत घर्षण संपर्क सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है, सत्य है। सीमांत घर्षण संपर्क कलों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, बिल्कुल असत्य है, और इसलिए हमारा उत्तर यही है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। सीमांत घर्षण बल सतहों पर सामान्य अभिनय, अब यह सामान्य अभिनय नहीं है, यह सामान्य अभिनय की बजाय क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। अभिलंब प्रतिक्रिया, फिर मिस्टेक करी व्यापम ने, देख लो हर क्वेश्चन में मिस्टेक मिलेगी आपको, कि समानुपाती होता है, मतलब FL समानुपाती R, हमने थ्योरी में पढ़ा है। स्नेहक का उपयोग करके, अब देखो R के लिखा है, क्या लिखना चाहिए, उपयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। हमको असत्य पूछा इसलिए हमारा उत्तर बी होगा। निम्नलिखित में से किस दिशा में घर्षण सदैव विद्यमान रहता है, बल के दिशा के लंबवत,
बल के विपरीत दिशा में, गुरुत्वाकर्षण का विलोम बल की दिशा में। तो लगाए गए बल के विपरीत दिशा में हमेशा विद्यमान रहता है। घर्षण बल लगाए गए बल के विपरीत दिशा में, जैसे सिंपल सा समझाओ, इस बॉक्स को सरकाना है, मैं आगे की तरफ लगाया गया बल लगा रहा हूँ, लगाया गया बल, तो घर्षण हमेशा विरोध करता है, इसलिए लगाए गए बल के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो घर्षण बल लगाए गए बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण गुणांक का मान निम्न में से किसके बराबर होता है? घर्षण गुणांक म्यू बराबर 10 लेमड़ा। 10 को हम लोग बोलते हैं ज्या और लेमड़ा को बोलते हैं घर्षण कोण। तो सीधी सीधी बात, घर्षण गुणांक, घर्षण कोण की स्पर्शजा, 10 मतलब स्पर्शजा होता है, स्पर्शजा, घर्षण कोण की स्पर्शजा। इंग्लिश में अच्छा होगा अगर आप इंग्लिश में देखेंगे। देखो, द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, हिंदी में ही 12 बजाता है, घर्षण कोण की स्पर्शजा के बराबर। ये मिस्टेक है, क्या लिखना चाहिए उसको? स्पर्शजा लिखना चाहिए, मैं सुधार रहा हूं। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर वही क्वेश्चन, सत्य नहीं है पूछा है। घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, सत्य है। घर्षण बल दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, सत्य है। रोलिंग घर्षण का मान फिसलने वाले घर्षण से अधिक होता है, असत्य है। रोलिंग मतलब लोठन, फिर देखो मिस्टेक, उसको हिंदी नहीं आती। फिसलने वाला घर्षण मतलब सर्पी घर्षण, और मैंने आपको पढ़ाया था, फिर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, सर्पी घर्षण बड़ा होता है लोठन घर्षण या बेलन घर्षण से। और वो उल्टा बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है? देखो सी, रोलिंग घर्षण का मान फिसलने वाले घर्षण से अधिक होता है, मतलब लोठन घर्षण का मान सर्पी घर्षण से अधिक। लोठन तो कम होता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में पढ़ाया था कि वस्तु आगे जा रही है, घर्षण पीछे लग रहा है, इसलिए यह सब सही है, सी गलत है, और हमको गलत ही पूछा है। किस घर्षण का मान उच्चतम होता है? स्थैतिक घर्षण। अब ये देखो काइनेटिक, उसको काइनेटिक का हिंदी नहीं आता बेटा, काइनेटिक का मतलब होता गतिज। फिर वही भाई, सांप का घर्षण ऐसा तो कुछ होता ही नहीं जिंदगी में, इसको बोलते हैं सर्पी घर्षण। रोलिंग, रोलिंग का हिंदी नहीं आता, उसको लोठन घर्षण। अगर आप चारों को देखो तो आपको समझ में आएगा कि जमाने भर की मिस्टेक रहती है उसके क्वेश्चंस में। इसलिए इन चारों में सबसे बड़ा घर्षण स्थैतिक घर्षण है। हमने हमारी थ्योरी में बड़े अच्छे से पढ़ा है कि स्थैतिक घर्षण गतिज घर्षण से बड़ा होता है। जिनको ये पता नहीं है उनको मैं बता दूं, सबसे बड़ा घर्षण है बेटा सीमांत घर्षण। जो लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कभी पीएटी की कोचिंग नहीं करी, सीमांत घर्षण से होता है छोटा स्थैतिक घर्षण, और स्थैतिक घर्षण से छोटा होता है गतिज घर्षण। फिर गतिज घर्षण में भी दो प्रकार हैं, उन दो प्रकारों के नाम है सर्पी घर्षण और लोटन घर्षण। तो ओवरऑल अगर हमारे इस क्वेश्चन को इस चार्ट से देखा जाए तो आपका काम हो जाएगा, इस चार्ट से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इन दोनों में तो ये बड़ा है और इससे भी ये बड़ा है, इसलिए हमने लगाया स्थैतिक घर्षण। अगला है, किसी
निम्न में से किस दिशा में समतल सतह पर रखे पिंड का सामान्य बल होता ही नहीं बेटा कुछ, इसको बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल। वही अभिलंब प्रतिक्रिया। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल कार्य करता है सतह की सीध में सतह के समांतर, सतह के विपरीत समांतर, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत। अब अगर इन चारों उत्तरों को देखो तो इनका अंग्रेजी वर्जन देखना पड़ता है, हिंदी में फिर मिस्टेक है। इन लाइन विद द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस, अपोजिट पैरेलल टू द सरफेस, मतलब एंटी पैरेलल, अपोजिट टू द ग्रेविटी। तो सीधा सीधा हिसाब इसका ये है कि जब हम घर्षण चैप्टर में पढ़ाई करते हैं तो बेटा याद रखना, ये एक वस्तु है, इस वस्तु पर भार बराबर mg नीचे लगता है, जिसको आप लोग अभिलंब प्रतिक्रिया कह रहे हैं, और उसको हम लोग r से दर्शा रहे हैं, जिसको प्रश्न में n से दर्शाया गया, वो ऊपर लगता है, ये लगाया गया बल है, और विपरीत दिशा में घर्षण बल है। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल हमेशा सतह के लंबवत ऊपर की ओर लगता है ना, तो उसको देना चाहिए सतह के लंबवत ऊपर, पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ सीध की जगह होना चाहिए सतह के लंबवत। मिस्टेक ही मिस्टेक है व्यापम के पेपर में। घर्षण बल का मान उच्चतम होता है। अब आप तो समझते ही हैं कि घर्षण बल ज़्यादा से ज़्यादा कब आएगा बेटा, जब ठोस और ठोस के बीच घर्षण लगेगा, है ना। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठोस और ठोस के बीच घर्षण ज़्यादा लगेगा। मान लो इस बक्से पर मैं पानी रख दूं तो पानी और बक्से के बीच घर्षण कम लगेगा, लेकिन बक्से और ये ब्लॉक के बीच घर्षण ज़्यादा लगेगा। तो ठोस और ठोस के बीच घर्षण ज़्यादा लगता है। निम्न में से किस घर्षण बल का मान अधिकतम होता है? किस घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया, गतिज, स्थैतिक, सर्पी, लोठनिक, फिर वही आ गया क्वेश्चन सेम टू सेम। अगर आप स्लाइड पलटा के दिखाऊं तो आपको दिखेगा, ये सबसे बड़ा स्थैतिक है, उससे छोटा गतिज है। तेईस नंबर, किसी वस्तु पर कार्य करने के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? वस्तु विराम अवस्था में होना चाहिए, वस्तु की स्थिति में बदलाव का अनुभव होना चाहिए, वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित किया जाना चाहिए, तात्पर्य नहीं, वस्तु की स्थिति में बदलाव। कार्य तभी कहलाता है जब वस्तु की पोजीशन चेंज हो जाए, तभी हम कहते हैं कि कोई कार्य किया गया है। ठीक है। अब स्थिति नहीं बदले तो भी कार्य हो सकता है, तो बल की दिशा में विस्थापित किया जाना चाहिए। स्थिति में बदलाव ज्यादा करेक्ट है। किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। विस्थापन शून्य हो तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये एस मतलब विस्थापन। घर्षण बल हमेशा कार्य करता है वस्तुओं को आगे गति कराने के लिए, वस्तुओं की गति बढ़ाने के लिए, वस्तुओं की गति बनाए रखने के लिए, वस्तु की गति का प्रतिरोध करने के लिए। ये ज्यादा करेक्ट है। घर्षण गति का विरोध करता है, ऐसा हमने घर्षण के नियम में पढ़ा है कि घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है।
तो देखा आपने किस प्रकार अलग अलग लेवल के क्वेश्चन जो हैं आपको घर्षण के अंदर आते हैं, और ये पीएटी के लेवल के सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। आप इसी तरह वीडियोस को देखते रहें तो आपके अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन इसी प्रकार सॉल्व होते जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।